हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल हम लेने वाले हैं। नेपाल इन टर्मोइल इसका टाइटल है। ये लिखा हुआ है कैसे एक आदमी की सत्ता की भूख ने नेपाली पॉलिटिक्स की बैंड बजा रखी है, कैसे केपी ओली के कारण नेपाल में आज हालात बुरे हैं। अच्छा लिखा हुआ है, पढ़ने को सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब जो आप सीखोगे वो अप्लाई करोगे इस क्विज पे। देखो, ट्रांसलेशन के साथ में ग्रामर और वोकैब को लेके चलना है। ये पहला क्वेश्चन है ग्रामर का, दूसरा क्वेश्चन है वोकैब का। इसमें पूरे एडिटोरियल के सभी ग्रामर रूल्स और सारी वोकैबलरी एक साथ आप समराइज़ कर लेंगे। सब लोग इसको कोशिश करना, स्क्रीनशॉट ले लेना। वीडियो के लास्ट में लाइव करवाऊंगा। शुरू करें? चलो आओ कुछ नया सीखते हैं। कह रहे नेपाल इन टर्मोइल। कह रहे नेपाल फंसा हुआ है एक तूफान में। टर्मोइल वर्ड को आप जानते हैं, इसका मतलब होता है एक चक्रवात, एक तूफान। इसके लिए अपने पास बहुत सारे वर्ड्स हैं: डिस्टर्बेंस, अनरेस्ट, टर्बुलेंस, केओस और पेंडेमोनियम। लास्ट के दोनों वर्ड्स, इनफैक्ट तीनों ही वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इसको तो एक चाओस मत बोला करो। चाओस बोलते हो आप लोग, है ना? चाओस नहीं होता है, केओस होता है, केओस। और पेंडेमोनियम ये वर्ड ही अपने आप में बड़ा अजीब सा है, अच्छा वर्ड है। और टर्बुलेंस, तीनों का मतलब है एक तूफान या एक बेचैनी। अब देखो बात किसकी कर रहा है। कह रहा है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट बाय केपी शर्मा ओली। कह रहा हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के डिसोल्यूशन की। हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के टूट जाने की, है ना, स्प्लिट की, पार्टीशन की। और किसके द्वारा? केपी ओली नाम के इस आदमी के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ से देखने को मिलेगा क्या कहना चाह रहे हैं डिटेल में। कह रहे केपी ओली पुट हिज ग्रीड फॉर पावर ओवर द इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कह रहे केपी ओली नाम का जो आदमी है ना, इसने रख दिया अपनी ग्रीड को, पुट कर दिया अपनी ग्रीड को। ग्रीड का मतलब लालच। कह रहे इस केपी ओली नाम के आदमी ने अपनी लालच को पुट कर दिया पावर के ऊपर। और किसके ऊपर? इंटरेस्ट के ऊपर, भलाई के ऊपर, डेमोक्रेसी के और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के। तो पावर और वहाँ के इंटरेस्ट से ज़्यादा इसे देखा अपने ग्रीड को, और कुर्सी के लालच में नेपाल की पॉलिटिक्स में आज इसने धूम मचा रखी है। समझ गए? सब्जेक्ट आपका केपी ओली, वो अब आपकी पुट। चलो अब एक सिंपल सा आपसे सवाल करूँगा सभी से, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ना आपको अपनी। मुझे आप बताएं क्यों हमने यहाँ पे पुट की V1 को यूज़ किया हुआ है। सेंटेंस तो पास में है, केपी ओली ये काम कर चुका है, फिर भी हम पुट की V1 को यूज़ कर रहे हैं। क्यों हमने यहाँ पे पुटेड नहीं लिखा, सेकंड फॉर्म क्यों यूज़ नहीं की? चलिए बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये। हमने इसलिए सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं की क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ही है। पुट नाम की वर्ब की तीनों फॉर्म्स एक ही होती है ना? अच्छा, किसी को सवाल आए मन में, सर ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है? तीसरी भी तो पुट ही होती होगी ना। थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म से पहले हैज़, हैव या हैड आना जरूरी है मेन वर्ब से पहले। तो यहाँ पे वो तो लगा नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ये है नहीं, हम बात कर रहे हैं सेकंड फॉर्म की। तो ये पुट है, कट है, और ऐसे ही मैंने इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स लिखे हैं, वर्ब्स लिखी हैं, जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक ही होती है, लेकिन आपको याद नहीं रहती है ना? जैसे स्प्रेड है, स्प्लिट है, हिट है, और डाल लेना इसमें, हर्ट डाल लेना, हर्ट। कुछ लोग लिखते हैं हर्टेड, तो हर्टेड नाम की कोई वर्ब नहीं है इंग्लिश में। फर्स्ट फॉर्म भी हर्ट, सेकंड फॉर्म भी हर्ट, थर्ड फॉर्म भी हर्ट। तो ये सब वर्ड्स को आपको हमेशा बार बार देखना है। कोस्ट है, कास्ट है, स्प्लिट है, बस्ट है, ये हमेशा एक जैसी ही रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। बार बार रिवाइज करवाऊंगा, तब तक रिवाइज करवाऊंगा जब तक दिमाग में एक एक वर्ब बैठ ना जाए, है ना? एक समरी दे देता हूँ आपको, पता चले किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि नेपाल में राजशाही हुआ करती थी। अभी 4-5 साल पहले वहाँ पर डेमोक्रेसी शुरू हुई, डेमोक्रेसी आई, गणतंत्र आया, केपी ओली की सरकार भी बनी 2-3 साल पहले, बहुत मेजोरिटी के साथ बनी, है ना? पर ये केपी ओली की सरकार ने डेमोक्रेसी बनने के बाद, नई नई डेमोक्रेसी है जो नेपाल में, वहाँ पे तानाशाही करनी शुरू कर दी। अब उस तानाशाही के चक्कर में इसने डेमोक्रेसी को ताक पे रख के पूरी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया, मतलब सरकार को भंग कर दिया। अब वहाँ पे फिर से इलेक्शन होंगे। डर ये है कि उससे पहले तख्ता पलट ना हो जाए, केपी ओली वहाँ के राजा ना बन जाए, है ना? तो ये आदमी जो है एक्चुअल में लोगों की सेवा करने के लिए वोट डल के पीएम बन के आया था, लेकिन एक्चुअल में ये सेवा कर रहा है अपने आप की और अपनी ग्रीड की। नेपाल में तख्ता पलट करने पे जो है ये उतारू है, डेमोक्रेसी को ताक पे रखा हुआ है। समझ गए? बस ये इसकी समरी है। केपी ओली को
क्रिटिसाइज कर रहा है। यही आज इसकी टोन है, पैनिंग बोलेंगे आप इसको, हैविली क्रिटिसाइजिंग बोलेंगे, इसी को बोलते हैं आज की टोन, है ना, क्रिटिसाइज करने वाले। शुरू करने वाले हैं एडिटोरियल को, बट उससे पहले देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, पर फिर भी पढ़ते हुए आपको फील हो सर मैं तो नया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ना, आपने कैसे इसकी सब्जेक्ट और इसकी वर्ब आपने बना दी। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा बेसिक्स पे काम। आज भी आप कर सकते हैं 15 से 20 दिनों के अंदर। उसको करने के लिए आप चैनल के होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे रखी हुई इस जो है ना प्लेलिस्ट को देखेंगे। कहाँ पे रखी है, देखो होम पेज पे, यहाँ कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कल पार्ट नंबर 30 मैंने अपलोड कर दिया है इन्फिनेटिव का जरूर से देख लेना, है ना। इसी के नीचे प्रीमियम प्लेलिस्ट है बैंक्स और एसएससी की, फुल पेपर्स हर वीक आ रहे हैं। आपको पता लग रहा है कैसे लॉजिक के साथ बैंक और एसएससी के एग्जाम को सॉल्व करना है, कैसे क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, कैसे आरसी को सॉल्व करना है। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इस वीडियो को भी प्ले करना, आपको पता लगेगा मेंबर कैसे बनना है और क्या आपको मिलेगा, है ना। इस वीडियो को प्ले करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Current Nepal Prime Minister KP Sharma Oli's recommendation to dissolve parliament, which has been duly approved by President Vidya Devi Bhandari, has pushed the young democracy into an unprecedented constitutional crisis and political turmoil. Current नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है KP शर्मा ओली, इनकी जो रिकमेंडेशन है ना कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर देते हैं, इनकी जो रिकमेंडेशन है कि पार्लियामेंट को पूरी तरह से भंग कर देते हैं, और कह रहे वो रिकमेंडेशन जिसको ड्यूली अप्रूव भी कर दिया गया है, जिसको बड़े अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट तरीके से मान भी लिया गया है, और किसके द्वारा, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा। कह रहे ये जो शर्मा का रिकमेंडेशन है ना, इसने पुश कर दिया है, इसने दबाव में ला दिया है, धक्का मार दिया है इस यंग डेमोक्रेसी को, इस नई ताजी अभी तक जो भी नई पैदा हुई गणतंत्र को। अच्छा कहाँ पे पुश किया, एक अनप्रेसिडेंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में, एक ऐसे संवैधानिक तूफान में जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो आज तक नेपाल में नहीं आया। और कहाँ पे किया, एक पॉलिटिकल टर्मोइल में, एक सियासी तूफान में। समझ गए। तो ये रिकमेंडेशन आई है केपी ओली शर्मा की, जिसको अप्रूव किया है विद्या देवी भंडारी ने, जो प्रेसिडेंट है। इस रिकमेंडेशन ने नेपाल को धकेल दिया है आज तक ना देखे जा सकने वाले संवैधानिक तूफान में और पॉलिटिकल टर्मोइल में, ऐसे टर्मोइल में। अब देख लो सेंटेंस कितना सिंपल है, सब्जेक्ट वो पकड़ा ना, देखो रिकमेंडेशन की वर्ब है हैज़ पुश्ड, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और विच की वर्ब है हैज़ बीन अप्रूव्ड। ड्यूली वर्ड का मतलब होता है प्रॉपरली, अप्रोप्रिएटली, सूटेबली। एक एडवर्ब है, इसका मतलब है बहुत अच्छे तरीके से कोई काम हो, जैसे होना चाहिए वैसे ही हुआ है ना। ड्यूली अप्रूव्ड है ये सारी की सारी रिकमेंडेशन। अनप्रेसिडेंटेड आप जानते हैं, जो चीज़ आज तक ना हुई हो। प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल, अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है जिसकी कोई मिसाल ना हो। अनयूजुअल, या इसको आप बोल सकते हैं बिजार। एक नया वर्ड बता रहा हूँ आपको मैं आज, बिजार। बिजार का मतलब है बहुत ही नई नवेली अनोखी सी चीज़, बिजार। चलो अब आपसे एक सवाल है मेरा, नेपाली प्राइम मिनिस्टर के आगे द क्यों नहीं लगा, नेपाली प्राइम मिनिस्टर के आगे द क्यों नहीं लगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के आगे तो लगता है, आपने देखा होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनके साथ भेदभाव क्यों, नेपाल के हैं इसलिए। देखो इसमें छोटे बड़े देश का कोई कनेक्शन नहीं है, सीधा सा कनेक्शन है। अगर किसी आदमी की डेजिग्नेशन के आगे उसका नाम लिख दिया जाए तो द लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बोलना है द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, तो आगे नरेंद्र मोदी नहीं लिखेंगे। अगर आपने ऐसा लिख दिया द इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के लगते ही द को निकाल देंगे। समझ गए ना, डेजिग्नेशन प्लस नेम के आगे द लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर ओली, whose Nepal Communist Party with a near 2/3 majority in parliament took a drastic step as he came under increasing pressure from his own party to withdraw an ordinance his government issued last week. अब ये कहानी बता रहा है केपी ओली ने क्यों नाराज है केपी ओली, है ना। कह रहे ये जो मिस्टर ओली है ना, जिसकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नियर 2/3 मेजोरिटी के साथ है पार्लियामेंट में, है ना, जिसकी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है 2/3 बहुमत के साथ पार्लियामेंट में। कह रहे इस ओली ने ना टुक कर दिया ड्रास्टिक स्टेप को, ले लिया एक बड़े कदम को। अच्छा कैसे ले लिया, कह रहे जैसे ही वो केम, और कहाँ आया, बहुत ही बढ़ते हुए प्रेशर के नीचे, और किससे, इसकी खुद की पार्टी से। अच्छा क्यों, कि ये विड्रॉ करे एक ऑर्डिनेंस को, ये वापस खींचे एक अध्यादेश को, टेम्परेरी लॉ को,
जो गवर्नमेंट ने इसकी इशू किया था पिछले वीक। समझ गए? तो इसने एक ऑर्डिनेंस इशू किया था पिछले वीक जिसमें लिखा हुआ था केपी ओली मतलब नेपाल का राजा, केपी ओली जो बोल दे वो नेपाल में हो जाए। इस ऑर्डिनेंस को इसकी पार्टी वालों ने बोल दिया कि क्या बेवकूफ़ी है ना, तो गुस्सा हो गया ये। इसने इतना गुस्सा किया कि अपनी पार्टी को ही भंग कर दिया कि मेरे ऑर्डिनेंस को आपने कैसे जो है खारिज किया था। अब सेंटेंस में देख लेते हैं, दो ग्रामर कॉन्सेप्ट छोटे छोटे हैं, बहुत बार किए हैं, अब तक आपको आने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है ऑन वाला। दो सेंटेंस आपके सामने, फटाफट से देखते ही 5 सेकंड में दोनों में एरर्स आपको पता लगनी चाहिए। सब लोग कोशिश करें। चलो, शी हैज़ लेफ्ट द अपार्टमेंट एंड हैज़ मूव टू ऑन फ्लैट। होता क्या है, ये रूल तो आप समझ गए, लेकिन जैसे ही सेंटेंस लंबा होगा ना, वहाँ पे रूल आपसे आपके दिमाग से निकल जाएगा। उसने अपार्टमेंट को छोड़ दिया है और मूव कर गई है अपने खुद के फ्लैट में, है ना, अपने खुद के घर में चली गई है अपार्टमेंट को छोड़ के। अब देखो खुद के गई है ना, तो ऑन से पहले उसका पॉजेसिव लगेगा, शी के हिसाब से यहाँ लगेगा हर ऑन फ्लैट। वन शुड टेक केयर ऑफ ऑन ड्यूटीज़। किसी भी इंसान को वन को टेक केयर करना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ को, उसको अपनी ड्यूटीज़ को, जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। तो वन के लिए यहाँ पे पॉजेसिव आएगा ऑन से पहले वंस। तो याद रखें, ऑन एक ऐसा एडजेक्टिव है जिससे पहले हमेशा एक पॉजेसिव आएगा। अगर यहाँ पे मोहिनी लिखा होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे मोहिनीस। समझ गए ना? तो चाहे पॉजेसिव नाउन बनाओ चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाओ, लेकिन ऑन से पहले हमेशा एक पॉजेसिव आएगा। अब एक सवाल है आपसे और मेरा, इस सेंटेंस को क्या पॉजेसिव से लिखा जाएगा? देखो इस सेंटेंस को, She owns a Mercedes A class. She owns a Mercedes A class. या यू लिख लो, we own a Mercedes A class. क्या मुझे इससे पहले पॉजेसिव लगाने की ज़रूरत है या नहीं? जो लोग ऑलरेडी अच्छे से पार्सिंग जानते हैं, जिन लोगों का बेसिक्स अच्छा है वो जानते होंगे यहाँ पे पॉजेसिव नहीं आएगा। बताना मुझे ज़रूर यहाँ पे पॉजेसिव क्यों नहीं लगेगा। सर आपने बताया था ऑन से पहले आता है, तो इस केस में क्यों पॉजेसिव नहीं लगेगा? चलो डालना कमेंट्स में, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो 2/3 वाला, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, 2-3 बार आपको करना पड़ेगा। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है, कभी भी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए 1/3, 2/3, 3/5, है ना, ऐसा रेशो आ जाए। अगर आपके पास 1 है ना, अगर आपके पास 1 है तो थर्ड्स नहीं आएगा, सिर्फ थर्ड आएगा। फिफ्थ नहीं आएगा, सिर्फ फिफ्थ आएगा। पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1 के अलावा कुछ और है, जैसे 1 की जगह 2/3 है या 1 की जगह 3/5 है ना, 1 के अलावा कुछ और है, तो पीछे एस लगना जरूरी है। अगर इन तीनों सेंटेंस को देखूं तो यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे 2/3, ठीक है ना, और यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 3/5। समझ गए ना? 1 के साथ में कभी भी एस नहीं आता, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो शुरू में तो आपको एस लगाना है। रूल नंबर 1 तो ये। रूल नंबर 2, इसकी वर्ब क्या होगी? अब इस 2/3 की वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? इस 1/3 की वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी? ये डिसाइड करेगा ऑफ प्रेपोजिशन के बाद पड़ा हुआ नाउन। 2/3 ऑफ द एप्पल इज और आर रटन। 2/3 इस एप्पल का रोटन है। द एप्पल मतलब सिंगुलर एप्पल है, पीछे एस नहीं लगा हुआ, तो एक एप्पल है ना। अगर एक एप्पल की बात हो रही है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। समझ गए ना? 2/3 से इस वर्ब का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर सुन लो, 2/3 से इस वर्ब का कोई कनेक्शन नहीं है। ये वर्ब आई है एप्पल के हिसाब से। अगर एप्पल सिंगुलर तो वर्ब है सिंगुलर। उस केस में देखो 1/3 ऑफ द एप्पल्स इज और आर रटन। अब आप सोच रहे हो सर 1 है, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब लगाऊंगा? नहीं, इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगी, वर्ब आएगी एप्पल्स के हिसाब से। किसके हिसाब से आएगी? एप्पल्स के। तो यहाँ पे एप्पल्स प्लूरल है तो वर्ब लगेगी आर, ना कि इज। समझ रहे हो ना? तो देख लेना, वर्ब हमेशा ऑफ के बाद आने वाले नाउन के हिसाब से लगेगी। 2/5 ऑफ द पीपल इज और आर फूल्स। पीपल एक प्लूरल नाउन होता है, आप जानते हैं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में ट्रीट होगा, तो यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा आर। 2/3, 3/5 जो लोग हैं वो फूल्स हैं, वो पागल हैं, है ना। इस तरह से मुझे आर वर्ब को यूज़ करना है। दोनों ही कॉन्सेप्ट को एक साथ मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे कब एस लगेगा और कैसी वर्ब लगेगी, दोनों को एक साथ बता रहा हूँ। आज के क्विज में यूज होंगे ये कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे बोथ द अपोजिशन एंड द अदर लीडर्स विद इन द रूलिंग पार्टी alleged that the ordinance to amend the Constitutional Council Act would undermine the checks and balances in the system
एंड एम्पावर द प्राइम मिनिस्टर मेकिंग क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स। कह रहे दोनों नहीं, अच्छा किस किस ने भाई, एक तो अपोजिशन ने और दूसरे लीडर्स ने विद इन द रूलिंग पार्टी। इन दोनों ने ही अलर्ज कर दिया, विपक्ष ने भी और इसकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी ऐसा आरोप लगा दिया दैट ये कि ये जो ऑर्डिनेंस है ना, ये जो अध्यादेश है, जो अमेंड करने वाला है, जो संशोधन लाने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एक्ट के अंदर, कह रहे ये जो ऑर्डिनेंस है अंडरमाइन करेगा, कमज़ोर बनाएगा। अच्छा किसको बनाएगा कमज़ोर? चेक्स एंड बैलेंसेस को। और किसके अंदर? सिस्टम में। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं? सिस्टम में कुछ कंट्रोल्स लगे होते हैं कि कोई भी आदमी सिस्टम को हथियार ना ले, कोई भी सरकार का राजा ना बन जाए। तो कह रहे इनको ये कमज़ोर कर देगा, ये वाला ऑर्डिनेंस केपी ओली को वहाँ का राजा बना देगा। और कह रहे ये ऑर्डिनेंस एम्पावर कर देगा, ताकत देगा प्राइम मिनिस्टर को मेक करने में क्रूशियल अपॉइंटमेंट्स। तो प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से किसी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है, किसी को भी कोई भी जो है ना जो है पोजीशन पे अपॉइंट कर सकता है। समझ गए? तो दोनों ने ऐसा अलर्ज किया। ऑर्डिनेंस की दो वर्ब्स हैं, वुड अंडरमाइन और वुड एम्पावर। एक हेल्पिंग वर्ब को दूसरी बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर एंड कंजंक्शन बीच में लग गई है, यहाँ पे मैं समझ लूँगा कि वैसे ही वुड एम्पावर लिखा हुआ है। अब इसमें देखने वाले वर्ड्स देखना। अंडरमाइन, ये वर्ड मैंने बहुत बार आपको बताया है। अंडर मतलब नीचे, माइन मतलब सुरंग। आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दें, एक माइन खींच दें, समझ गए ना? पाँव के नीचे से सुरंग खींच दें, आपके नीचे से मिट्टी निकाल लें आपके पाँव के नीचे से, तो आपको गिराने का काम करूँगा। समझ गए? तो गिराना ही कहते हैं किसी को अंडरमाइन करना, वीक बनाना, हॉलो आउट करना, डेबिलिटेट करना, किसी को कमज़ोर बनाना कहलाता है अंडरमाइन करना। इसका बिल्कुल एंटोनिम है एम्पावर। इसका मतलब है किसी को पावर देना, टू गिव समवन पावर, इनेबल, ऑथराइजेशन। समझ गए ना? दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, अंडरमाइन और एम्पावर। कह रहा मिस्टर ओली हैड रिपोर्टेडली अग्रीड टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस इन अ पार्टी मीटिंग। कह रहा ओली साहब जो थे ना, ये रिपोर्टेडली कथित तौर पे अग्री हो गए थे, मान गए थे कि विड्रॉ कर लेंगे इस ऑर्डिनेंस को पार्टी की एक मीटिंग में। तो जैसे ही इस ऑर्डिनेंस को लाए, पार्टी में झगड़ा हुआ। ओली ने बोला चलो चलो झगड़ा मत करो, मैं वापस ले रहा हूँ इस ऑर्डिनेंस को। 4 दिन के बाद उसने पूरी सभा को ही भंग कर दिया, पार्टी को ही खत्म कर दिया, है ना? कह रहा बट ऑन संडे हिज कैबिनेट मेड द अनएक्सपेक्टेड मूव टू रेकमेंड अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। कह रहे लेकिन संडे को उसके कैबिनेट ने ना, उसके मंत्रिमंडल ने बनाया एक अनएक्सपेक्टेड मूव को, एक ऐसे मूव को जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, और वो था रेकमेंड करने का, भंग करने को वहाँ की पार्लियामेंट को, डिसोल्यूट करने को वहाँ की जो है पार्लियामेंट को। सिंपल सेंटेंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ थोड़ा अच्छा सेंटेंस आएगा उसको 2 बार बताऊँगा। Elections will now be held in April May 2021, a year ahead of school schedule। कह रहे इलेक्शन जो हैं अब रखे जाएंगे, होल्ड किए जाएंगे अप्रैल मई 2021 में, और ये कब होगा? 1 साल अहेड ऑफ शेड्यूल से। शेड्यूल से 1 साल पहले ये काम होने वाला है। तो एक्चुअल में इलेक्शन होने चाहिए थे अप्रैल मई 2022 में, पर अब होंगे 2021 में। कह रहे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैव चैलेंज्ड द लीगैलिटी ऑफ मिस्टर ओलीज डिसीजन। संवैधानिक जानकारों ने, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चैलेंज कर दिया है वैधानिकता को, लीगैलिटी को, कितने ये लीगल हैं मिस्टर ओली के डिसीजन। तो उन्होंने ऑलरेडी इस पे केस सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया है संविधान के एक्सपर्ट्स ने। नेपाल्स 2015 कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस द डिसोल्यूशन ऑफ हाउस बिफोर इट्स 5-year टर्म एंड्स ओनली इफ देयर इज ए हंग असेंबली एंड नो पार्टी मैनेजेस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो कह रहे कब वहाँ के संविधान में पार्लियामेंट को डिसोल्यूट करने का प्रावधान है। कह रहे नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान, वो अलाउ करता है पार्लियामेंट के डिसोल्यूशन को, हाउस के डिसोल्यूशन को, और कब? 5 साल की टर्म से पहले। कह रहे ओनली इफ, महज तभी जब वहाँ एक हंग असेंबली हो। हंग असेंबली क्या होती है? किसी को भी बहुमत ना मिला, सब अपनी अपनी सीटों को पकड़ के बैठे हैं, कोई भी सरकार को नहीं बना पा रहा। कह रहे या तो सिर्फ इस किस्से में जब एक हंग असेंबली हो और कोई भी पार्टी मैनेज ना कर पा रही हो फॉर्म करने को गवर्नमेंट को। तो संविधान तो नेपाल का यही कहता है कि तभी ही डिसोल्यूशन होगा जब कोई भी पार्टी इलेक्शन के बाद सरकार ना बना पाए। तो ये जो उन्होंने नए तरीके से किया है ना, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है, इन्होंने कैसे कर दिया। सेंटेंस पे देखने वाली एक ही चीज़ आई है। 5 ईयर आप जानते हैं, ईयर्स मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि एक एडजेक्टिव है।
कौन सी टर्म? 5 ईयर टर्म। अगर टर्म को मॉडिफाई कर रहा है तो 5 साल होने के बावजूद पीछे का मैं एस निकाल दूंगा और बीच में हाइफन डाल दूंगा। अगर ये एक नाउन की तरह काम कर रहा होता तो 5 ईयर्स मुझे लिखना होता, एस मुझे लगाना था उस केस में। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है, देयर है ना, देयर, इसकी गलती कभी मत करना। देयर अपने हिसाब से कभी भी अपनी वर्ब नहीं लेगा। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, एडवर्ब होता है वैसे इसका पार्ट ऑफ स्पीच। इसके बाद में जो वर्ब लगी होगी ना वो लगी होगी वर्ब के बाद आने वाले ट्रू सब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक हंग असेंबली है, सिंगल, अगर सिंगल है तो इज लगा है। मान लो यहाँ पे लिखा होता 5 हंग असेंबलीज, मान लो असेंबलीज लिखा होता है ना, असेंबलीज, तो मुझे यहाँ पे लगाना था आर। समझना हमेशा ना, देयर के बाद वर्ब लगेगी इस नाउन के हिसाब से। करेक्ट, सिंस द पार्लियामेंट हैज़ क्लियर्ड हिज रिकमेंडेशन द इश्यू विल नाउ बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। करेक्ट, क्योंकि पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया है, क्योंकि पार्लियामेंट ने मान लिया है उसकी रिकमेंडेशन को, अब जो इश्यू है ना डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। समझ गए? चलो आ जाओ अगले पैराग्राफ पे। करेक्ट, व्हेन मिस्टर ओलीज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल या UML एंड its alliance partners came to power in 2017 with a huge majority, many hoped that it would be a new beginning। कह रहे जब ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जिसका नाम है UML है ना, और इसके जो अलायंस पार्टनर्स हैं, इससे जो मिली जुली गठबंधन की पार्टी हैं, ये पावर में आए, सत्ता में आए 2017 में। और कैसे आए? एक ह्यूज मेजोरिटी के साथ। कह रहे जब ऐसा हुआ था ना, बहुत लोगों ने होप किया था कि ये एक नई शुरुआत होगी, इट वुड बी अ न्यू बिगनिंग, बहुत लोगों को ऐसा लगा था। Current Nepal was in a painful transition from a monarchy to a republican democracy। नेपाल था एक बहुत ही पेनफुल बदलाव में, ट्रांजिशन मतलब शिफ्ट में, है ना। नेपाल बहुत दर्द भरे तरीके से बदलाव में था, एक मोनार्की से एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में। मोनार्की क्या होती है? मोनो प्लस आर्की, आर्की मतलब सरकार, मोनो मतलब एक ही आदमी राजा बन के सरकार चलाएगा, राजाशाही को बोलते हैं मोनार्की, है ना, राजशाही को। तो कह रहे नेपाल उस समय बदलाव ला रहा था, मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ ट्रांजिशन ले रहा था। ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्ट या बदलाव। कह रहा इन लेस देन अ ईयर द CPN UML एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट सेंटर लेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहाल मर्ज टू फॉर्म द कंट्रीज लार्जेस्ट कम्युनिस्ट फोर्स द NCP। कह रहे 1 साल से कम के अंदर, इन लेस देन अ ईयर, जो ये CPN UML है ना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, जो कि लीड कर रहे थे पुष्प कमल दहल, ये तीनों मर्ज कर गए। देखो ये CPN UML और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल तीनों मिल गए एक साथ, है ना, तीनों मिल गए एक साथ। और क्यों मिले? ताकि ये फॉर्म करें कंट्री के सबसे बड़े कम्युनिस्ट फोर्स को, जिसका नाम है NCP, नेपाली कांग्रेस ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो NCP नाम की पार्टी को फॉर्म किया 1 साल से कम के अंदर, तीनों ने मर्ज होकर के। अगेन वही चीज़, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल, अगर ये पुष्प कमल दहल यहाँ ना लिखा हो तो मुझे यहाँ पे द लगा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपना थोड़ा सा जो है सम्मान देना पड़ेगा। समझ गए ना, द लगाना पड़ेगा। कह रहा इट वॉज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर द NCP स्पेशली फॉर मिस्टर ओली टू स्टेयर द फ्लैचलिंग डेमोक्रेसी आउट ऑफ इट्स मैनी क्राइसिस। कह रहा एक हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी थी ये वाली जो चीज़ थी, अपने आप में एक ऐतिहासिक मौका था NCP नाम की पार्टी के लिए, खास करके मिस्टर ओली के लिए, कि वो स्टीयर करें फ्लैचलिंग डेमोक्रेसी को, वो ले जाएं इस नई डेमोक्रेसी को, इनएक्सपीरियंस डेमोक्रेसी को, और कहाँ से बाहर ले जाएं, आउट ऑफ ले जाएं इसके बहुत सारे क्राइसिस से, बहुत सारे तूफानों से। तो कह रहा बड़ा अच्छा मौका था इनके पास, स्टीयर आउट ऑफ कर देते इस नई डेमोक्रेसी को बहुत सारे तूफानों में से। अब देखो देखने वाली चीज़, स्टीयर आउट ऑफ, आप 2 फ्रेजल वर्ब्स देखोगे, 2 इस तरह की आप जो फ्रेज देखोगे, पहला स्टीयर क्लियर ऑफ, दूसरा स्टीयर ऑफ आउट ऑफ। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, थोड़ा सा फ़र्क है। स्टीयर आउट ऑफ तब करते हैं, देखो स्टीयर का मतलब क्या होता है, गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग को हिलाने का काम करते हैं स्टीयर करना। जैसे आपने स्टीयरिंग को राइट में घुमाया, गाड़ी को राइट में मोड़ा, समझ गए ना, हैंडल को। तो अगर आप हैंडल आउट ऑफ करते हैं किसी चीज़ को, मतलब आप किसी तूफान में से, ट्रबल में से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उस ट्रबल में पड़ चुके हैं। लेकिन स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है, आपने दूर ही कर दिया, पहले अवॉइड कर दिया। समझ गए ना, मान लो आगे ट्रैफिक है, मैंने उससे पहले ही गाड़ी को यू टर्न मार करके दूसरे रास्ते पे ले आया, तो मैं स्टीयर क्लियर ऑफ कर रहा हूँ ट्रैफिक से, अवॉइड कर रहा हूँ ट्रैफिक को, अंदर घुसने से ही बच रहा हूँ। लेकिन आउट ऑफ तब करूँगा जब मैं ट्रैफिक में घुस जाऊँगा, जब ये काम शुरू हो जाएगा ट्रबल। तो दोनों ये फ्रेजल वर्ब्स यही बताती हैं किसी काम से अवॉइड करना, एक शुरू होने से पहले, एक शुरू होने के बाद।
समझ गए ना। फ्लैशलिंग एक नया वर्ड है, इसका मतलब होता है वेरी यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल नया और जोशीला, एकदम नौसिखिया, है ना, उसको बोलते हैं फ्लैशलिंग। इसके लिए अपने पास 3 अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। टायरो, ये तो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ वर्ड है टायरो, है ना। नोविस और ग्रीन हॉर्न, टायरो, नोविस और ग्रीन हॉर्न तीनों बताते हैं किसी नए नवेले नौजवान को जो इनएक्सपीरियंस्ड हो, जिसके पास बिल्कुल भी ना तजुर्बा ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्राइसिस जानते हैं ना आप। ये बताओ मुझे, मैनी के बाद में क्राइसिस सिंगुलर कैसे आ गया? मैनी के बाद में क्राइसिस नाम का वर्ड सिंगुलर कैसे आ गया? मैनी के बाद में तो प्लूरल आता है ना, ध्यान देना। क्राइसिस होता है सिंगुलर जब IS लगाओ, अगर ये ES लगा हुआ पीछे तो ये प्लूरल होगा। ऐसे ही 3 वर्ड्स हो रहे हैं अपने पास, बेसिस, थीसिस और पैरेंथेसिस। तीनों ही वर्ड्स हमेशा जब IS लगा होगा तो सिंगुलर, और जैसे ही मैं ES लगाऊंगा ये बन जाएंगे तीनों के तीनों नाउन्स प्लूरल, ठीक है ना। ध्यान रखना तीनों वर्ड्स को, ये क्राइसिस प्लूरल ही है, सिंगुलर नहीं है। कह रहा बट द मर्जर डिड नॉट डिसॉल्व द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन द एनसीपीज 2 फैक्शंस। लेकिन इस मर्जर ने डिसॉल्व नहीं किया उन फंडामेंटल, उन बुनियादी मतभेदों को, डिफरेंसेस को जो थे इस एनसीपी नाम के नई पार्टी के 2 फैक्शंस में। फैक्शन का मतलब क्या है? हिस्से। तो एनसीपी के 2 जो हिस्से थे, जो 2 गुट थे, जो 2 खेमे थे, उनके बीच के मतभेदों को कभी भी इस मर्जर ने डिसॉल्व नहीं किया। ये पार्टियां आपस में मिल करके भी आपस में एक दूसरे की दुश्मन बनी रही। कह रहे मिस्टर ओलीज अथॉरिटेरियन इम्पल्सिस एंड रिफ्यूजल टू शेयर पावर विद द माओइस्ट फैक्शन मेड मैटर्स वर्स। कह रहे ओली साहब का जो अथॉरिटेरियन इम्पल्स है, इसका जो अथॉरिटेरियन इम्पल्स का मतलब होता है मूड, है ना। कभी भी ये कुछ भी कर जाते हैं, इनकी इच्छा होती है आज ऐसा करना है, सुबह उठ के इनको लगता है ये करना है आज, है ना। ये इम्पल्सिव टाइप के पर्सन है और वो काम होते हैं बिल्कुल अथॉरिटेरियन, तानाशाही। तो कह रहे ओली साहब का जो तानाशाही मूड है और इनका जो मना कर देने का काम है कि पावर को शेयर नहीं करूंगा मैं माओइस्ट फैक्शन के साथ, अपने माओइस्ट भाइयों के साथ, है ना, दूसरे माओइस्ट प्रचंड वाली पार्टी के साथ। कह रहे इसने बना दिया मैटर्स को और बुरा। पहले इनकी अरेंजमेंट ये थी, आधे टाइम के लिए ओली रहेगा PM, आधे टाइम के लिए जो है दहल साहब रहेंगे। लेकिन बाद में हुआ क्या, इसने बोल दिया कि मैं दहल को PM नहीं बनने दूंगा। तो दोनों ही वजह से इसकी पार्टी के अंदर इसकी जो है ना साख कम होने लगी मिस्टर KP ओली की। कह रहे इन रिसेंट मंथ्स देयर वर कॉल्स फ्रॉम विद इन द एनसीपी फॉर मिस्टर ओली टू स्टेप डाउन। कह रहे अभी रिसेंट मंथ्स में कॉल्स आ रही हैं, पुकार आ रही है एनसीपी के अंदर से ही, इसकी पार्टी के अंदर से ही, कि मिस्टर कोहली स्टेप डाउन करें, मिस्टर कोहली अपनी सत्ता को छोड़े। तो इसकी पार्टी में से आवाज़ें आ रही है कि मिस्टर कोहली को अब कुर्सी को खाली कर देना चाहिए। देर देख रहे हो, इसके बाद में वर्ड लगा है क्योंकि अब इसका सब्जेक्ट है कॉल्स। वही समझा रहा हूँ मैं, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। वहाँ पे देर के बाद इज लिखा हुआ था, यहाँ पे प्लूरल वर्ब है आर वर्ड, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है कॉल्स, है ना। कह रहे व्हेन द पार्टी asked him to withdraw the amendment, it was clear that he had lost internal support। करे जब उसकी पार्टी ने उसको कह दिया कि आप विड्रॉ कर लें इस अमेंडमेंट को, जब उसके पार्टी के लोगों ने इसको कह दिया कि इस अमेंडमेंट से अपने हाथ आप खींच लो, तो ये बात साफ हो गई थी कि वो लूज कर चुका है, ही हैड लॉस्ट, वो लूज कर चुका है, खो चुका है इंटरनल सपोर्ट को। तो अंदरूनी सपोर्ट भी अब इसके पास नहीं है, विपक्ष के साथ साथ इसके पार्टी के नेता भी इसको सपोर्ट करना बंद कर गए हैं। कह रहे बट instead of following the party line, Mr. Oli decided to sink the government। कह रहे लेकिन बजाय फॉलो करने के पार्टी की लाइन को, बजाय पार्टी की लाइन पे चलने के, मिस्टर ओली ने डिसाइड कर लिया कि पूरी सरकार को सिंक करूंगा, पार्टी को नहीं पूरी सरकार को डुबो दूंगा, मुझे पार्टी के हिसाब से नहीं चलना, ऐसा उन्होंने जो है डिसाइड किया। बहुत सिंपल है, थोड़ा फास्ट प्रोसेस कर रहा हूँ। कह रहे गिवन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइसिस अ स्प्लिट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। कह रहे देखते हुए इस सीरियसनेस को, देखते हुए इस संजीदगी को, इस क्राइसिस की, इस तूफान की, एक स्प्लिट जो है ना, एक जो स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना, है ना, एक दरार को अब खारिज नहीं किया जा सकता, रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो कह रहे मुद्दा बड़ा गंभीर है, सीरियस है। अब हो सकता है इस एनसीपी में एक दरार आए, पुष्प कमल दहल की और KP ओली की पार्टियां आपस में अलग अलग हो जाएं। रूल आउट होना मतलब खारिज होना। कह रहा है ये स्प्लिट को खारिज नहीं कर सकते हैं, इसके पूरे चांसेस हैं, है ना। कह रहा है एंड इफ दैट हैपन्स नेपाल वुड बी पुश्ड बैक टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट ए टाइम ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस फ्रॉम अ स्लोइंग इकोनॉमी टू कोरोना वायरस क्राइसिस। कह रहा है और अगर ऐसा होता है,
एंड इफ़ दैट हैपन्स, और अगर ऐसा होता है तो नेपाल पुश बैक हो जाएगा, नेपाल फिर से धक्का खा करके पीछे जाएगा उस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, उस जो है सियासी जो इंस्टेबिलिटी में। कह रहे ये एक ऐसे वक्त पे होगा जिसमें मल्टीपल चैलेंजेस कोई सामना कर रहा है, जो एक स्लो होती हुई इकॉनमी से कोरोना वायरस क्राइसिस तक। तो कह रहे इकॉनमी ख़राब है, सारी दुनिया में कोरोना वायरस है, नेपाल में भी है। तो कह रहे इन मल्टीपल चैलेंजेस को इनका सामना करते हुए अगर ऐसा हुआ तो नेपाल सियासी इंस्टेबिलिटी में पुशबैक हो जाएगा अगर ऐसा हुआ। कह रहा मिस्टर ओली could have gone down in history as a statesman। कह रहा ओली साहब जो है ना वो गो डाउन कर सकते थे। देखो गो डाउन का मतलब है, गो डाउन इन हिस्ट्री मैंने लिखा नहीं आज, इसका मतलब है इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाना। तो ओली साहब जो है इतिहास की किताबों में दर्ज हो सकते थे एक स्टेट्समैन के तरीके से, एक बहुत ही अच्छे लीडर के तरीके से, अ गुड पॉलिटिशियन के तरीके से। इनके पास मौका था कि अच्छी छाप छोड़ करके जाते इतिहास की किताबों में। इसको लिख लेना ना, गो डाउन इन हिस्ट्री, इसका मतलब है इतिहास में दर्ज हो जाना। कह रहे इंस्टेड ही हैज़ कट अ सॉरी फिगर एज प्राइम मिनिस्टर एंड हिज ऑब्सेशन विद पावर रिस्क अनरेवलिंग द पार्टी ही को फाउंडेड। कह रहे लेकिन बजाय इसके उसने कट कर दिया एक सॉरी फिगर को। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है एक बैड इंप्रेशन को छोड़ना। कह रहे लेकिन इसके बजाय उसने छोड़ दिया एक बैड इंप्रेशन को एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, और उसका जो जुनून है ना पावर के साथ, ताकत के साथ, वो रिस्क करता है कि वो उधेड़ डालेगा उसी पार्टी को, अनरेवल कर देगा उसी पार्टी को जिसको उसने को फाउंड किया था, जिसको इसने किसी के साथ में मिल करके बनाया था, है ना, कभी इसको इस्टेब्लिश किया था। कह रहे लेकिन इसने बहुत ही खराब सा अपना इंप्रेशन छोड़ा है, और इसका जो ऑब्सेशन है पावर का, पार्टी को उधेड़ देगा उसी पार्टी को जिसको इसने बनाया था। वर्ड्स देखने वाले देखें लास्ट सेंटेंस में, टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब है एक बैड इंप्रेशन छोड़ना, टू मेक अ बैड इंप्रेशन। ऑब्सेशन का मतलब है पावर। अनरेवलिंग का मतलब होता है अन प्लस में रेवल। अगर आपने कोई स्वेटर देखी हो ना जो लेडीज़ बनाती हैं, उस स्वेटर का कोई धागा पकड़ोगे और उसको उधेड़ दोगे, उसको कहते हैं अनरेवल करना, तार तार करना। तो अगर आप किसी चीज़ को अनरेवल कर रहे हो तो आप उसको ब्रेक इन पार्ट्स कर रहे हो, पूरी स्वेटर को तोड़ करके ऊन में वापस लपेट दोगे, है ना, उसका गोला बना दोगे। दूसरा काम, अगर आपने किसी मिस्ट्री को अनरेवल किया ना, किसी राज को अनरेवल किया, तो आप उस राज को सॉल्व करेंगे, उस मिस्ट्री का सही रीज़न आप जानेंगे। समझ गए ना। मान लो साइंटिस्ट हैं, आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होता है बरमूडा ट्रायंगल में, तो वो कोशिश कर रहे हैं अनरेवल करें बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री को। तो किसी राज को पर्दाफाश करना वो भी अनरेवल होता है, किसी चीज़ को तोड़ के छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देना वो भी अनरेवल होता है ना। स्वेटर से जोड़ करके रखना है इस वर्ड को। फाइंड और फाउंड वर्ब का जो आप डिफरेंस जानते होंगे, देखो दो वर्ब्स हैं अपने पास, फाइंड और फाउंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, और फाउंड की फर्स्ट फॉर्म होती है फाउंड। अगर आप ध्यान से देखो तो इस सेकंड और फर्स्ट फॉर्म में बड़ा कन्फ्यूजन होगा। थर्ड फॉर्म से पहले तो हैज़ हैव लग जाएगा, वो तो आपको समझ में आ जाएगी थर्ड इसी की है, लेकिन सेकंड और फर्स्ट से पहले आपको कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है अलग अलग है। फाइंड जो है ना वो उसका मीनिंग होता है सर्च करना, ढूंढना। फाउंड का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना। इस सेंटेंस को देखो, इससे आप अच्छे से समझ पाओगे। फाइनली ही फाउंडेड एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड हिज ओन बिजनेस। आखिरकार उसने फाउंड कर दिया एक अपॉर्चुनिटी को कि फाइंड कर पाए अपने बिजनेस को। मैंने दोनों वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया है। आखिरकार उसको मिली एक अपॉर्चुनिटी, उसने ढूंढा एक अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी को सर्च करने के लिए फाइंड की सर्च सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी फाउंड, और मैंने लगा दी इसकी, समझ रहे हो ना। तो मुझे यहाँ पे फाउंड लिखना चाहिए। फाइनली ही फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, है ना, और किस लिए, ताकि वो फाइंड करे अपने खुद के बिजनेस को। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, ये वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मुझे यहाँ पे फाइंड की जगह लगाना है फाउंड। समझ गए। फाइनली ही फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू फाउंड हिज ऑन बिजनेस। ऐसे इस सेंटेंस सही बनेगा। अपना अपना मीनिंग है दोनों वर्ड्स का, इनको आपस में कंफ्यूज ना करें। चलिए बढ़ते हैं अपने क्विज की तरफ। आज बहुत सारे छोटे छोटे ग्रामर कॉन्सेप्ट्स आए हैं। एक लाइक ज़रूर देना, आपके लाइक से चैनल को बहुत हेल्प मिलती है, वीडियोस को रीच मिलती है बहुत आगे तक, है ना। आज का क्विज सिंपल सा है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सेकंड कर लेते हैं पहले, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स represents द करेक्ट मीनिंग ऑफ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का सही मीनिंग इनमें से कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट करता है? ग्रीन हॉर्न। अब ग्रीन हॉर्न क्या होता है बताया था ना आपको, एकदम नया नवीला
इनएक्सपीरियंस पर्सन है ना, नोविस, उसको बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। अगर आप इसका सिनोनिम देखेंगे तो वो बनेगा फ्लैशलिंग, फ्लैशलिंग है ना। अनरेवल का मतलब होता है, अभी बताया था, तार तार करना, किसी चीज़ के टुकड़े करना या किसी मिस्ट्री का सोल्यूशन लाना। स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब है किसी तूफान से बाहर निकलने की कोशिश करना। पेंडेमोनियम होता है केओस, अपने आप में एक बहुत बड़ा तूफान, क्राइसिस, उसको कहते हैं पेंडेमोनियम। ये तीनों ही वर्ड्स अलग वर्ड हैं। ए आपका आंसर है। फ्लैशलिंग और ग्रीन हॉर्न एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसको अपने कलर देंगे ग्रीन कलर, ताकि जो लोग बाद में पढ़ने वाले हैं उनको पता लगे। After going through myriad dash, Bill Gates dash Windows in 1970s with a corpus of $500,000 dash of which he arranged via a bank loan। कह रहे जाने के बाद, गोइंग थ्रू होने के बाद, बहुत सारे डैश में से, बहुत सारे क्राइसिस या क्राइसिस में से बिल गेट्स ने फाइंड किया या फाउंड किया विंडोज़ को 1970 में। और कैसे? एक कॉर्पस के साथ। कॉर्पस का मतलब होता है छोटी सी अमाउंट, है ना, पैसे की। एक छोटी सी अमाउंट के साथ जो थी $500,000 की, $5 लाख की। कह रहे जिसका 2/3 या 3/5 या 5 जो भी है 3/7 हिस्सा उसने अरेंज किया था बैंक लोन के जरिए। अब देखो इसको अपने को सॉल्व करना है। 3 अपने पास ब्लैंक्स है। सबसे पहली चीज़ 1/6 बिल्कुल ठीक है, 2/3 बिल्कुल ठीक है, 3/5 बिल्कुल ठीक नहीं है। 3 के बाद में 5 आना चाहिए। सी आपका आंसर नहीं है, समझ गए ना। 1 हो सकता है, बी हो सकता है, डी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एस नहीं है, 3/5 होना चाहिए, तो सी आपका आंसर नहीं है। मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ, है ना। मीरियड एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वेरियस। मीरियड मतलब वेरियस। अगर वेरियस है तो इसके बाद में प्लूरल नाउन आएगा। अगर प्लूरल नाउन आएगा तो आएगा क्राइसिस। क्राइसिस, ये क्राइसिस नहीं आ सकता, तो ए भी आपका आंसर नहीं है। मीरियड के बाद में सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन आएगा, क्राइसिस सिंगुलर होता है, तो या तो बी आपका आंसर है या डी आपका आंसर है। सी को आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हो। अब बीच में आ जाओ। बिल गेट्स फाउंड विंडोज, बिल गेट्स फाउंड विंडोज या बिल गेट्स फाउंडेड विंडोज। अरे बिल गेट्स ने विंडो को पाया था या एस्टेब्लिश किया था? भाई एस्टेब्लिश किया था, पाया नहीं था ना, तो बी भी आपका आंसर नहीं है। तो आपका आंसर है डी। डी बताता है विंडोज़ को इस्टेब्लिश किया गया था 1970 के दशक में। 3/5 जो है उसकी 3/5 कॉर्पस जो है बैंक लोन से आई थी। बहुत सारे क्राइसिस के बाद इसने ऐसा किया बिल गेट्स ने। मुलाकात लूँगा अगली क्लास में। जो इन्फिनेटिव की वीडियो देख लेना, रात को अपलोड हो गई है। चलिए साइनिंग आउट।